अस्सलामुअलैकुम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इलास्टिक मॉडुलस के बारे में बताया। एक दो चीज़ें और हैं। जब हमने ग्राफ को पढ़ा था और इस तरफ था स्ट्रेस और ये है स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ स्लोप होती है जनाब स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। लेकिन अगर हम इस केस में एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, एरिया, सो व्हाट इज एरिया ऑफ दिस ग्राफ? 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। व्हाट इज दिस 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन? दिस बिकम्स एनर्जी डेंसिटी। सो एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। आप अगर स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन को लिखते हैं यंग मॉडुलस, और यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अगर हम इस फार्मूला में, यंग मॉडुलस वाले फार्मूला में स्ट्रेन को एक साइड पे करें तो स्ट्रेन की जगह पे पुट कर दें सिग्मा ओवर वाई, यू विल गेट सिग्मा स्केयर ओवर 2y। ये भी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। और इसी तरह से अगर हम 1/2 स्ट्रेन को रिप्लेस करने के बजाय स्ट्रेस को रिप्लेस करें तो स्ट्रेस होगी y इंटू एप्सिलन। तो इसको जब हम रिप्लेस करेंगे तो आएगा y इंटू एप्सिलन, और साथ ये वाला यानी एप्सिलन से मुराद है स्ट्रेन। यू विल गेट 1/2 यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्केयर, यानी एनर्जी डेंसिटी का एक और फार्मूला जो मैंने आपके सामने रख दिया। तो ये एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, दैट इज आल्सो इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर 2y एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू 1/2 यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन स्क्वायर। ये था एरिया अंडर द ग्राफ। अब हमने स्ट्रेस स्ट्रेन इलास्टिक मॉडुलस की बेस के ऊपर या स्ट्रेस और स्ट्रेन की बेस के ऊपर मटेरियल की डिफरेंट टाइप्स को पढ़ना है। तो मटेरियल की क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं, उनका ग्राफ कैसा बन सकता है, मटेरियल की टाइप्स के बारे में मैं ज़रा 1 मिनट एक पेज क्रिएट कर लूँ। ये प्रीवियस पेज पे वापस चलते हैं। लो जनाब, पेज क्रिएट हो गया है और मटेरियल की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। मटेरियल होते हैं दो, डक्टाइल भी, ब्रिटल भी और पॉलीमेरिक। हम पहले बात करते हैं डक्टाइल मटेरियल की। तो डक्टाइल मटेरियल क्या है? डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसको हम अपनी मर्जी की शेप दे सकें। तो सब्सटेंसेस अंडरगोस प्लास्टिसिटी अनटिल दे ब्रेक, यानी सब्सटेंसेस, बल्कि डेफिनेशन मैं आपको लिखवा दूंगा, थोड़ा सा वेट कर ले आगे चल के, ठीक है ना। मैं आपको सिर्फ समझाना ये चाहता हूं कि पहले समझ लें कि डक्टाइल मटेरियल वो होता है जिसमें परमानेंट चेंज आ सकती है, जिसको हम अपनी मर्जी की शेप दे सकते हैं, परमानेंट चेंज आ सकती है, उसको हम कहते हैं डक्टाइल मटेरियल। तो डक्टाइल मटेरियल का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ होगा डक्टाइल मटेरियल के लिए ये, this is graph for ductile material. To study the mechanical property of solids and their appropriate use, a machine called UTM and check the response of a material. यानी ये हमने डक्टाइल मटेरियल के लिए हमने ये ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ को हम अंडरस्टैंड करते हैं। इस ग्राफ में आपको ये जो शेप नजर आ रही है, सबसे पहले ये वाली शेप है, दिस इज स्ट्रेट लाइन, यहां तक। इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी O से लेकर A तक है प्रोपोर्शनल लिमिट। यहां हम कह सकते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। उसके बाद है स्टिल मटेरियल इज इलास्टिक, यानी प्रोपोर्शनल लिमिट में मटेरियल होता है क्या? इलास्टिक, मटेरियल इलास्टिक है। फ्रॉम O to A stress is directly proportional to strain. Huck's law is obeyed at point A
we have proportional limit that is called sigma E, sigma P बल्कि sigma P. It is the greatest stress that a material can endure without losing straight line proportionality. Straight line proportionality को lose नहीं कर रहा यहाँ तक. That is called sigma P, यानी स्ट्रेस की वो लिमिट यानी प्रोपोर्शनल लिमिट. उसके बाद स्टार्ट होती है इलास्टिक लिमिट, यानी अभी फिर हम और स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट यानी स्टिल मटेरियल इज इलास्टिक बट हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड. हुक्स लॉ यहां तक वैलिड है, लेकिन हम हमारी बुक में भी ये बात है और चंद केसेस में ये होता है कि ये वाला बहुत शॉर्ट होता है और हम कहते हैं हुक्स लॉ इज आल्सो वैलिड अप टू इलास्टिक लिमिट. अगर कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें ये वाला पोर्शन शॉर्ट हो, एनी हो, ये है इलास्टिक लिमिट. तो नंबर 1 क्या था? नंबर 1 प्रोपोर्शनल लिमिट, नंबर 2 इलास्टिक लिमिट. यहां तक मटेरियल इलास्टिक है, यानी अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दें, स्ट्रेस रिमूव कर दें, मटेरियल के अंदर ये खासी एबिलिटी है कि वो अपनी प्रीवियस शेप पे वापस आ सकता है. दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट. उसके बाद आ जाता है यहां पर ये वाला पॉइंट, इसको हम कहते हैं यील्ड पॉइंट. यील्ड पॉइंट इज द पॉइंट विच डिस्टिंग्विश बिटवीन इलास्टिक एंड प्लास्टिक, यानी इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी के बिल्कुल बाउंड्री वाला जो पॉइंट होता है उसको कहते हैं यील्ड लिमिट या यील्ड पॉइंट. इस यील्ड पॉइंट के बाद अगर आप थोड़ी सी भी स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो मटेरियल में परमानेंट चेंज आएगा. परमानेंट चेंज आएगा. परमानेंट चेंज का मतलब है कि मटेरियल बन जाएगा प्लास्टिक. तो यानी ऐसा मटेरियल जिसमें प्लास्टिसिटी आ जाए, टूटने के बगैर, ब्रेक होने के बगैर, उसको कहते हैं डक्टाइल मटेरियल. आप अगर गौर से देखें, ये कम है, ये उससे ज्यादा और ये उससे ज्यादा है. दैट इज कॉल्ड यूटीएस. इसका भी तो एक लिमिट है ना प्लास्टिसिटी का. मटेरियल प्लास्टिक हो गया, आप बस नहीं कर रहे और स्ट्रेस अप्लाई करते जा रहे हो, फिर एक लिमिट आएगी, उसको कहते हैं यूटीएस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ. तो सबसे ज्यादा है यूटीएस, उससे कम है इलास्टिक और उससे कम है प्रोपोर्शनल लिमिट. लेकिन जब उसके बाद क्या है प्लास्टिसिटी, यानी यूटीएस क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन बियर. ये वो अपनी यानी मटेरियल मैक्सिमम स्ट्रेस जितनी बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद उसने ब्रेक होना है और ये ब्रेकिंग स्ट्रेस है. लेकिन आप चेक करें कि ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है, ये ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है, यानी ब्रेकिंग स्ट्रेस या फ्रैक्शनल इसको कह सकते हैं, इज लेस देन यूटीएस. इसके बाद आपको स्ट्रेस कम अप्लाई करना पड़ती है. जब ब्रेक हो गया तो फिर आराम से टूट जाता है. आपने कभी ऑब्जर्व भी किया होगा मटेरियल को कि जब आप एक आयरन की वायर है या किसी को खींचते हैं तो उसमें इलास्टिसिटी होती है, उसके बाद प्लास्टिसिटी स्टार्ट हो जाती है, फिर मजीद खींचना शुरू करेंगे तो फिर आपको जोर कम लगाना पड़ेगा. अब वो ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, और उस टाइम उसकी जो उसके ऊपर जो स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ रही है वो कम हो जाती है. तो बेटा ये था जो हमारे पास ये ग्राफ है डक्टाइल मटेरियल्स के लिए. अब यूटीएस जो है ना, ये यूटीएस ये डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट होती है. मतलब ये मैक्सिमम स्ट्रेस है, किसी मटेरियल की बर्दाश्त करने की मैक्सिमम एबिलिटी है. तो अगर मैं आपसे पूछूं एक स्टील है और एक कॉपर है, यूटीएस किसकी ज्यादा होगी? ऑफ कोर्स स्टील की, क्योंकि स्टील को तोड़ना मुश्किल है एज कंपेयर टू कॉपर. ठीक है ना. तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो बात करते हैं डक्टाइल मटेरियल के बाद, यानी अब हम बात करेंगे ब्रिटल मटेरियल की. तो ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं? ब्रिटल मटेरियल, अब जरा डक्टाइल, मैंने आपसे कहा था ना मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा, थोड़ी देर बाद लिख लेंगे. दिस सब्सटेंसेस अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अनटिल दे ब्रेक, यानी लेड, कॉपर एंड रॉड, आयरन, दे आर डक्टाइल.
ब्रिटल सब्सटेंसेस वो होते हैं, दीज सब्सटेंसेस ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट। जैसे ग्लास है, हाई कार्बन स्टील है, इनका ग्राफ कैसा बनेगा, इनका ग्राफ ऐसा होगा, इसमें होगा इधर है स्ट्रेस और इधर है स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन के दरमियान ग्राफ है, और ये जनाब ऐसे होगा, ये है और इलास्टिक, और इसमें ये यानी ये प्रोपोर्शनल लिमिट और ये है जनाब इलास्टिक लिमिट। जस्ट आफ्टर इलास्टिसिटी टूट जाएंगे। तो यही इसका यूटीएस है, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। तो यूटीएस इसका इक्वल है इलास्टिक स्ट्रेस के, और इलास्टिक स्ट्रेस है ग्रेटर देन प्रोपोर्शनल लिमिट। समझ गए होंगे ना इसको, इसका वही यूटीएस है, और यानी इसका इलास्टिक लिमिट ही यूटीएस है, इसमें नो प्लास्टिसिटी, नो परमानेंट डिफॉर्मेशन। और एक और टाइप का मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं पॉलीमेरिक। पॉलीमेरिक में ग्राफ कैसा होता है, जैसे ये देखें, पॉलीमेरिक में इस तरह से यूं ग्राफ है और ये इस तरह से यूं है, यानी ये स्ट्रेस अप्लाई की, उसमें डिफॉर्मेशन यूं आई है। जैसे हमने स्ट्रेस रिमूव की ना, स्ट्रेन यानी इस तरफ स्ट्रेन है, तो अब ये देखें उसका ग्राफ उसी पाथ को फॉलो नहीं कर रहा। दीज आर पॉलीमेरिक। तो पॉलीमेरिक और ब्रिटल में आपने फर्क देखना है। ब्रिटल जस्ट आफ्टर इलास्टिक लिमिट का टूट जाता है, जैसे ग्लास है, ग्लास रॉड है, जिस तरह से जो है हाई कार्बन स्टील है। पॉलीमेरिक में क्या होते हैं, जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं, प्लास्टिक्स, ठीक है, जैसे पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन, रबर एटसेट्रा, ये क्या होते हैं, पॉलीमेरिक मटेरियल्स। ओके, अब इसके बाद, इस लेक्चर के बाद, यानी इसके आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल। डिफॉर्म्ड मटेरियल में स्ट्रेन एनर्जी को हमने अंडरस्टैंड करना है। इट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ डिफॉर्म्ड सॉलिड एंड इट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द डिफॉर्मिंग फोर्स। बेटा याद रखिए, ये जो स्ट्रेन एनर्जी है, ये स्ट्रेन एनर्जी अप टू इलास्टिक बिहेवियर, अप टू इलास्टिक बिहेवियर, जब तक इलास्टिक बिहेवियर है ये एनर्जी स्टोर होगी, और ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर प्लास्टिक बिहेवियर आ गया किसी मटेरियल में, तो उसके बाद तो सलाहियत ही नहीं है अपनी प्रीवियस स्टेट में वापस जाने की। तो इसका जो फार्मूला है, ये ड्राइव आप करने की जरूरत नहीं है, ये वर्क डन यानी एनर्जी स्टोर्ड है, इसका फार्मूला है इलास्टिक मॉडुलस एरिया, दिस इज एक्सटेंशन यानी दिस इज एलोंगेशन एंड दिस इज ओरिजिनल लेंथ, ई इज इलास्टिक मॉडुलस, ये बातें लिखी हुई हैं। अच्छा, जब तक ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इधर क्या लगी हुई है, फोर्स, और इधर क्या लगी है, एक्सटेंशन, जब तक स्ट्रेट लाइन है तो तब तक ग्राफ कैसा बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, 1/2, ये बात छोड़ें, 1/2 L इंटू एफ। जब तक स्ट्रेट लाइन है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ जो होता है वो एनर्जी डेंसिटी देता है, लेकिन यहाँ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ की बात नहीं कर रहे। तो ये है एनर्जी स्टोर्ड की बात कर रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन डिफॉर्म्ड मटेरियल का ये फार्मूला, ये कब तक फार्मूला है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक। प्रोपोर्शनल लिमिट मैं अब ये नहीं बता रहा कि क्यों, यू नो कि प्रोपोर्शनल लिमिट जब तक होगी तब तक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो प्रोपोर्शनल लिमिट में आपका फार्मूला ये है, और इन जनरल अगर आप फोर्स को रिप्लेस कर दें तो आप ये फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन डिफॉर्म्ड मटेरियल। डिफॉर्म्ड मटेरियल में एनर्जी स्टोर होने के पीछे क्या है, इलास्टिक बिहेवियर। जब आप किसी मटेरियल को डिफॉर्म करते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स की शेप में चेंज आ जाती है, और वो परमानेंट चेंज नहीं होती, वो इलास्टिसिटी की वजह से मटेरियल की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो पहली पोजीशन पे वापस आ सकता है। इसलिए मैंने बोला अप टू इलास्टिक बिहेवियर, जब तक इलास्टिक बिहेवियर है तब तक एनर्जी स्टोर होगी। इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।